बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, उनका सोशल मीडिया और जो पार्टी के कारकुन हैं वो डट गए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। अब वो पीछे नहीं हटते। देखिए, मामला वही निकला जिसका मैंने आपको पहले आगाह किया था कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या वो जत्थे या ग्रुप जिनका इन्फ्लुएंस है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप अवामी लश्कर बनाएं। इससे पहले लश्कर बनाकर फ़ौज ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन्हें एक मरतबा फिर अवामी सपोर्ट चाहिए थी और वो ये चाह रहे थे कि मकामी अफराद और कबाइल जो हैं वो अपने लश्कर बनाएं, उन्हें मुसल्ला किया जाए, उनको हथियार दिए जाएं और उनके साथ दीगर मुसल्ला अफराद को शामिल किया जाए। जब मैं आपको दीगर मुसल्ला अफराद की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक कंफर्म खबर दे देता हूं कि मकामी अफराद को यह भी कहा गया कि आप अगर अपने 25 आदमी देंगे तो 75 आदमी हम आपको देंगे। अब वो 75 आदमी कहां से आएंगे? ये वो अफगान फोर्सेस हैं या वो लोग हैं जिन्हें हमेशा छतरी के नीचे रखा गया है और इन्हें तैयार किया गया है उस वक्त के लिए जिस वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जाना था। तो अवामी सपोर्ट के बगैर तो ना तो ये अफगान फोर्सेस पाकिस्तान में लड़ सकती हैं, ना कोई जराइम पेशा अफराद पाकिस्तान में लड़ सकते हैं, और ना ही फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों में, इलाकों में, पहाड़ों पे कहीं पे लड़ सकती हैं। बहुत डीमोरल हो चुकी हैं फोर्सेस। उन्हें लड़ने के लिए मोराल की ज़रूरत है, पब्लिक की ज़रूरत है, पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अवामी सपोर्ट मैसर नहीं है। अब हज़ारों की तादाद में अफगान फोर्सेस भी यहाँ पे मौजूद है। अगर उनको लड़ाना है, आपने तो किसी छतरी के नीचे लड़वाना है ना, या किसी क़यादत के साथ लड़वाना है, तो अवामी सतह पे क़यादत करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। जराइम पेशा लोग जो हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो मनशियात का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जा सकता है। ये लोग आगे आएंगे, आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करेंगे इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये वो करेंगे, तिगनी का नाच नचा देंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये तो पैसे के लिए करते हैं सब कुछ। तो इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं मिल रही और जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे वो ये है कि लश्कर नहीं, खुद लड़ो। तो देखें, पाकिस्तान की फौज इंडिया के साथ लड़ सकती है, पाकिस्तान की फौज किसी और मुल्क के साथ तो लड़ सकती है। वहां पे वो अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है, अपने टैंक इस्तेमाल कर सकती है, अपना तोपखाना इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जब आप उसी फौज को पाकिस्तान के अंदर लड़वाएंगे ना, तो वो नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह है कि फौज डिज़ाइन ही ऐसे नहीं होती कि वो गलियों मोहल्लों में, अंदर इलाकों में जाकर डीप इनसाइड द कंट्री वो लड़े। वो नहीं कर सकते ऐसा। इसके लिए उन्हें मकामी सपोर्ट चाहिए होती है। अब मकामी सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। पहले बलोच इलाकों में ख़त्म हो गई है, पश्तून इलाकों में ख़त्म हो गई। अब ये जो कत्लेआम हुआ सिक्योरिटी एहलकारों का बलूचिस्तान में, जो लोग लाशें रख के बैठे हुए हैं, 30 लाशें रख के वो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएं, हमारी बात सुनी जाए, हमारे शिकवे सुने जाए। 5 दिन हो गए उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। तो वो लोग तो एहतजाज कर रहे हैं। अब ये जो कत्लेआम हुआ, इसमें लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए जो मुसल्ला जत्थे थे उन्होंने चेहरों के ऊपर तेजाब तक डाले ताकि लोग गुस्से में आए, और ऐसा लगता था कि अब लश्कर बन जाएंगे, लेकिन लश्कर बने नहीं। अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी ये ट्रेंड चला रही है, लश्कर नहीं, खुद लड़ो। यानी हम फौज को तनख्वाह देते हैं, पुलिस को तनख्वाह देते हैं, एफसी को और रेंजर्स को तनख्वाह देते हैं, उन्हें बंदूकें लेकर दी हैं, उन्हें तरबियत लेकर दी है, तो उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन वो लड़ाई हार गए या उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई तो फिर अवाम पे पड़ जाएगी, फिर अवाम जाने, अवाम का काम जाने। लेकिन फिलहाल तो इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं, बहुत बड़े बड़े बजट हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, वो इस लड़ाई को खुद लड़ें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। अब ये ट्रेंड जो है वो इस वक्त फुल टाइम चल रहा है। अच्छा, लश्करों के बारे में बताऊं, पिछली मरतबा जो लश्कर बनाए गए थे ना, वो लोग शहीद हो गए। लश्कर बनाए गए, लश्करों ने टीटीपी के साथ लड़ाई की, उन्होंने तालिबान को बहुत मारा, तालिबान को अपने इलाकों से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो लश्कर को हेड करने वाले लोग थे उनके ऊपर कातिलाना हमले शुरू हो गए और टारगेट किलिंग में एक एक करके लश्कर के अंदर काम करने वाले लोगों को मारा गया जो अवामी लश्कर बनाए गए थे। मिसाल के तौर पे अफजल गुज्जर हैं, बहुत बड़ा नाम है उधर बालाकंड में, उनका भतीजा, भाई, ये लोग शहीद हो गए। एएनपी के कुछ लोग थे, उनके घरों के ऊपर अटैक हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अवामी लश्कर बनाकर दहशतगर्दों का सामना किया था, वो सारे लोग टारगेट किलिंग में एक एक करके मारे गए। ये तादाद बहुत बड़ी है, मैं इसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल फिलहाल लश्कर के खिलाफ एक पूरी मुहिम बन चुकी है। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी खड़ा होगा आजकल के दौर में, अवामी सपोर्ट और तायीद उसको मिल जाएगी फौरी तौर पे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जुल्म कर रही है, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कबायली इलाके हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, बल्कि पूरा पाकिस्तान, हर जगह पे उन्होंने जुल्म का एक बाजार गर्म किया हुआ है। अब नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब को याद दिला दी नानी, और लोगों ने बताया ख्वाजा आसिफ को कि जनाब अली, आप तो खुद फौज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते रहे हैं, आप तो खुद फौज के ऊपर बड़ी टका की तनकीद करते रहे, आपकी वीडियोस मौजूद हैं,
لوگوں نے ویڈیو نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی. میں نے بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں نکال کر سنوائی. تو خواجہ آصف نے صفائی یہ پیش کی ہے کہ جناب میں نے تو وہ بیانات مشرف کے دور میں دیے تھے تو ان کو ان حالات کے ساتھ نہ جوڑا جائے. تو میں ذرا تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب یہ آپ نے ایک اور کھچ مار دی ہے. کیونکہ جو مشرف صاحب کے زمانے میں بھی آپ نے بیان دیا تھا وہ تو آپ نے فوج کے خلاف دیا تھا, مشرف کے خلاف آپ نے نہیں بولا تھا. 65 کی اور 71 کی اور 99 کی جو جنگیں آپ نے 4 جنگوں میں شکست کا جو آپ نے ڈھول بجایا تھا وہ چاروں جنگیں مشرف نے تو نہیں لڑی تھی, وہ جنگیں تو فوج نے لڑی تھی. تو آپ نے کہا ساری جنگیں پاکستان ہار گیا تھا. پھر یہ قوم کی ہڈیوں سے گودا نکال کے جو کھا گئے یہ تو آپ نے فوج کو کہا تھا, مشرف کو تو آپ نے نہیں کہا تھا. پھر آپ نے سیاچن اور کارگل کے اندر جو ہار گئے اور وہ علاقے انڈیا لے گیا وہ بھی آپ نے فوج سے شکوہ اور گلہ کیا تھا. فوج کو ملنے والے بجٹ کے خلاف آپ کی تقریر تھی. آپ کی تقریر جو ہے وہ کوئی مشرف کے خلاف تو نہیں تھی. آپ خود آمریت کی پیداوار ہیں, آپ کے لیڈرز آمریت کی پیداوار ہیں. جنرل جیلانی کی گود سے ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے, نواز شریف, وہ جنم لیتا ہے, آپ سارے اس کے ساتھ مل کر پنپتے ہیں. آپ کے اپنے والد بڑے فخریہ انداز میں جنرل ضیاء الحق کی شورا کے ممبر تھے اور آپ لوگ بڑے فخر سے یہ بات بتایا کرتے تھے اور پورے سیالکوٹ پہ آپ لوگ کنٹرول کرتے تھے, بلکہ ملک کے اندر آپ کی چلتی تھی کیونکہ آپ ضیاء الحق کی شورا کے ممبر تھے. اور خواجہ صاحب آپ وہ بھی یاد کریں کہ جب جنرل مشرف ڈکٹیٹر موجود تھا تو آپ نے بطور وزیر جنرل مشرف سے حلف لیا تھا. اگر اتنی غیرت ہوتی ہے آپ کو اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے کہ جناب میں تو ڈکٹیٹر کے سخت خلاف ہوں, تو آپ ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے حلف نہ لیتے. کم سے کم اس کے لیے آپ انکار کر دیتے, جو انکار آپ نے نہیں کیا. تو آپ کی نا بڑی سلیکٹو قسم کی غیرت ہے. جس جوتے سے آپ کو مار پڑتی ہے نا, ٹکا کے مار پڑتی ہے, اسی جوتے کو خواجہ صاحب آپ لوگ پھر بعد میں پالش کرتے ہیں اور چمکا کے پالش کرتے ہیں. ٹکا کے مار کھاتے ہیں, چمکا کے پالش کرتے ہیں. یہ ہے جناب آپ کی سیاست کی کل کہانی. اب ناظرین عوام کو یہ کیا سمجھتے ہیں, ذرا یہ ایک چھوٹا سا منظر دیکھیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہ ایک وزیر صاحب ہیں اور کچھ صحافی ہیں, یہ ناچ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, لوگ ناچتے ہیں میوزک لگا کے, لیکن یہ پنجابی گانوں پہ اونچی آواز میں ڈیک لگا کے ناچ رہے ہیں بلوچستان میں. اور موقع کیا ہے, نیشنل ڈیفنس ورکشاپ. یہ کوئٹہ میں نیشنل ڈیفنس ورکشاپ ہو رہی ہے جس میں ٹاؤٹ صحافیوں کو اٹھا کر لے جایا گیا اور اکٹھا کیا گیا, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ انہیں بتا رہی ہے کہ جی بلوچستان کے بارے میں سارا ہی پروپیگنڈا ہے, بلوچستان تو بہت اچھا ہے, بہت پرامن ہے, بہترین ہے, سب ماحول بہت اچھا ہے, یہ سارے غدار ہیں, صرف ہماری 4 دیواری کے اندر جو لوگ موجود ہیں یہی صرف وفادار ہیں اور محب وطن ہیں, باقی سارے غدار ہیں. یہ اسی طرح بریفنگز دیتے ہیں ہمیشہ. تو کوئٹہ نیشنل ڈیفنس جو ورکشاپ ہے اس میں اونچی آواز میں پنجابی گانوں کے اوپر, دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں جی کلچرل ایونٹ تھا تو پھر وہاں پہ بلوچی گانے ہونے چاہیے, آپ بلوچستان گئے ہوئے ہیں, لیکن پنجابی گانے ابرار الحق کے لگا کے اور اس کے اوپر جناب وہاں پہ رقص کروایا جا رہا ہے. اور وہاں سے تھوڑی دور لوگ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل وہاں سے تھوڑی دور لوگ اپنی لاشیں سڑکوں پر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ سوگ کا سما ہے, پورا بلوچستان رو رہا ہے, لہو لہان ہے, اور یہ لوگ وہاں پہ ناچ رہے ہیں. نہ صرف ناچ رہے ہیں بلکہ اس کی ویڈیو نکال کر سوشل میڈیا پہ بھی ڈال رہے ہیں تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ ہمیں جتنا مرضی غریبوں کا, کمزوروں کا خون بہتا رہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ ایسے ہی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن یہ ایسے ہی ہے. میں بطور جرنلسٹ ان ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ چکا ہوں. یہ جو اونچی اونچی دیواریں ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی, ان دیواروں کے اس طرف ہمیشہ جشن کا سما رہتا ہے. وہ بہت خوش رہتے ہیں, وہ بہت اچھے کھانے کھاتے ہیں, بڑی اچھی ورزش کرتے ہیں, ان کے جم بہت اچھے ہیں, ان کے ہسپتال بہت اچھے ہیں, ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام بہت اچھا ہے, ان کے پاسپورٹ الگ رنگ کے ہیں. وہ اپنی لائف کو بہت انجوائے کرتے ہیں, بہت زیادہ. لیکن جیسے ہی وہ اس دیوار سے باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے چہرے کے اوپر تھوڑا سا غم لے آتے ہیں تاکہ باہر بیٹھے ہوئے جو عام لوگ ہیں وہ بیوقوف بنے کہ جناب یہ بھی ہمارے غم کے اندر دبلے ہوئے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, 4 دیواری کے اس طرف جشن رہتا ہے ہمیشہ, یہ بہت انجوائے کرتے ہیں. وہاں پہ ہر دن عید کا ہے, ہر رات شب رات کی ہے, لیکن 4 دیواری کے باہر ہر طرف آگ لگی ہے, لہو لہان ہے. چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے ہیں, چاہے وہ آج آزاد کشمیر ہے, ہر طرف ایک دکھ ہے, ایک رنج ہے, ایک تکلیف ہے. لیکن 4 دیواری کے اندر کتنا سکون ہے, یہ ایک چھوٹا سا منظر آپ کو بتا رہا ہے. دیکھیں یہ لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں, محفوظ دیواروں کے پیچھے یہ لوگ جشن منا رہے ہیں. اور اس وقت فضل الرحمان کے لیے چوہان کو, وہ کیا نام ہے, اون کو, اور کالے چینل کے ملازمین کو, سوشل میڈیا کی جتنی بھرتیاں کی ہیں ان سب کو لانچ کیا گیا, لیکن وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. وجہ پتہ کیا ہے, جو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا, چاہے وہ پاکستان میں سب سے غیر مقبول ہے. فضل الرحمان صاحب نے اتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے اس قوم کے اوپر, رجیم چینج آپریشن کے مرکزی کردار تھے جرنیلوں کے کہنے کے اوپر. لیکن فضل الرحمان کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں بتا دیا, جب جرنیلوں نے انہیں اقتدار میں حصہ نہیں دیا تو فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا کہ یار میں نے جرنیلوں کے کہنے کے اوپر رجیم چینج آپریشن کیا تھا, انہوں نے بلایا تھا اور بلا کے ہمیں اس کا سارے گیم کا حصہ بنایا تھا.
फजल रहमान पोल खोल चुके हैं। बहरहाल वो गंद जो फजल रहमान साहब ने मारा तो उल्टा उनके ऊपर गंद तो आना ही था। अब फजल रहमान साहब बहुत बदमजा हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इंतहाई गैर मकबूल होने के बावजूद पब्लिक उनके साथ खड़ी हो गई, पाकिस्तानी फजल रहमान के साथ खड़े हो गए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी खड़ा होगा ना, पब्लिक उसको सपोर्ट जरूर करेगी, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ और जालिम के खिलाफ खड़ा हुआ है। कश्मीर में नादरीन एहतजाज को 40 दिन हो गए, अंदाजा कीजिए आप, और कश्मीरी हार नहीं मान रहे। रोजाना रैलियां निकालते हैं, रोजाना एहतजाज करते हैं, उनके धरने वहां पे जारी हैं। आसिम मुनीर साहब का जो रजीम है वो हर शोबे में, हर जगह पे और तमाम महाजों के ऊपर नाकाम होता चला जा रहा है। एक छोटी सी कामयाबी उनके गले पड़ी थी, एक तो ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के चंद जहाज गिरा दिए थे, वो भी एयरफोर्स ने गिराए थे, तो आसिम मुनीर साहब खुद फील्ड मार्शल बन के बैठ गए, और ना सिर्फ फील्ड मार्शल बन गए बल्कि ताहयात इस्तिस्ना 20 ही चक्कर में ले लिया आईनी तरमीम करवा के। एयरफोर्स के वो पायलट है, उनका कोई जानता भी नहीं है जिन्होंने वो तैयारे गिराए थे। तो एक तो ये एक कामयाबी उनके गले पड़ी थी, लेकिन उसका वो पाकिस्तान की फौज को या पाकिस्तान को फायदा देने की बजाय उन्होंने जाती फायदा ले लिया। और दूसरा जो एक सालसी वाला एक रोल उन्हें मिल रहा था, वहां पे अब ईरान ने कह दिया जी वो तो MOU इस्लामाबाद वाला खत्म हो गया, अमली तौर पे दोबारा वहां पे जंग लगी हुई है। तो बाकी तमाम महाजों के ऊपर, चाहे वो मईशत का है, दहशतगर्दी का है, अमन व अमान का है, मुल्क में इस्तेहकाम का है, सरमायाकारी का है, कुछ भी है, हर जगह पे आसिम मुनीर साहब का रजीम तमाम महाजों पर नाकाम हो गया। अब वो ढूंढ रहे हैं कि मलबा किस पे डालें, तो मलबा डालने के लिए तो उन्हें फिलहाल कोई नहीं मिलता। नादरीन, अलीमा खानम आज अडियाला जेल के बाहर नहीं आई, उनकी बाकी बहनें आई हैं। जो मैंने आपसे कहा था ना, मेरा अंदाजा ठीक निकला। अलीमा खानम अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही तहरीक चलाएगी और वो लोगों को इकट्ठा करेगी, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। अगर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और खैबर पख्तूनख्वा अलीमा खानम के साथ निकल आया और बड़ी तादाद में लोग उनके साथ इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो देखें ये एक खुदकुश हमला है। अलीमा खानम जो कर रही हैं अपने भाई के लिए, ये एक तरह की खुदकुशी है, क्योंकि उनके बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब अगर वो इस्लामाबाद आएंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट किसी को भी तहरीक नहीं चलाने देगी, वो किसी को इजाजत नहीं देगी कि तहरीक चलाई जाए। सुहेल अफरीदी कोई तहरीक चला नहीं रहे, बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा उन्होंने भी तहरीक नहीं चलाई। वो कोशिश करती थी पंजाब से आलिया हमजा, वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी मुखबरी हुई, वो पकड़ी गई। तो उसके बाद से लेकर अब तक कोई तहरीक प्रैक्टिकली चल नहीं रही। तो जब तहरीक नहीं चल रही तो किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अलम उठा लिया अलीमा खानम ने, जो गिरा हुआ अलम था, एक मायूसी थी अवाम में, वो उन्होंने अलम उठा लिया, मुजामत का अलम, कि अब मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा ने उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया तो मुझे नहीं लगता कि अब वो इस तरफ आएंगी। अब वो बाकायदा लश्कर लेकर आएंगी, और लश्कर जो ये कह रहे हैं वो वाला लश्कर नहीं, मुसल्ला लश्कर नहीं, जो लड़ाई लड़े वो लश्कर नहीं, ये एहतजाज करने वाला एक पुरअमन लश्कर वो लेकर आएंगी। देखें, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने, बलूचिस्तान की आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों में, पंजाब में बहुत बेचैनी है, लोग चाहते हैं कोई उन्हें लीड करे। तो अलीमा खानम की एक हिकमत अमली है, आने वाले दिनों में आपको आइडिया हो जाएगा। अवाम के अंदर जो बददिली थी वो कुछ हद तक दूर हुई है। एक और नादरीन जो बड़ी खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि खित्ते में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है, अब बाकायदा जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया, जहां जहां पे अमरीकी अड्डे हैं वहां पे ईरान ने अटैक किया, बदतरीन हमले किए, उन्होंने अपने मिसाइल चलाए। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान में बहुत सारे धमाके किए। अमेरिका तजारती और दिफाई जो ईरान की तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई में जो खित्ते में खलीजी ममालिक है वहां पे अमरीकी अड्डों पे अटैक कर रहा है, चाहे वो पानी के अंदर है चाहे बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो 20% वाला काम शुरू कर दिया ना, इस पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे लोगों ने मना किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम अगर इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दें तो यहां से जितने भी कंटेनर्स निकलेंगे या टैंकर्स निकलेंगे या जितने भी यहां से बहरी जहाज निकलेंगे आपने हुर्मुज़ को अबूर करके, हम उनसे 20% अगर एक टैक्स वसूल करें, एक फीस वसूल करें तो हम ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। वो इसको एक इकोनॉमिक मॉडल के तौर पे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो एक बैरी कजाकी वाला काम हो गया ना कि जनाब हमें खराज दे के गुजरो वरना हम यहां से गुजरने नहीं देंगे। दुनिया वहां से पहले मुफ्त गुजरती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे हैं 20%। ईरान कहता है जी हम एक मामूली फीस लेंगे और वो भी नेविगेशन के जुमरे में लेंगे, तो हम तो कोई आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा रहे। अब ये फड्डा पड़ा हुआ है कि आप नए हुर्मत पे कंट्रोल किसका होगा और यहां पैसे कौन बनाएगा। बहरहाल जंग जो है वो दोबारा से अब शुरू हो गई है और बाकायदा दोनों जगहों पे धमाके हो रहे हैं, खास तौर पे ईरान में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।